हेलो बच्चों, देखो अपन ने इसके 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब चौथा लेक्चर मैं सोच रहा था लाइव क्लास होगी, पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे की जो क्लासेस है वो लाइव करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है, अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा, नर युग्मोद्भिद पढ़ा, मादा युग्मोद्भिद पढ़ा और परागण पढ़ा। परागण के सारे टाइप्स पढ़ लिए अपन ने। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक से बैगिंग, मैस्कुलेशन वगैरह सब अपन ने पढ़ा। अब उसके बाद में आता है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। द्विनिषेचन के अंदर क्या होता है? द्विनिषेचन के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन दिखता है। हमें कैसे दिखता है वो अपन इस हेडिंग के अंदर देखेंगे। और द्विनिषेचन एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर, पुष्पीय पादपों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो द्विनिषेचन क्या है देखते हैं अपन। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात, एक मिनट स्लाइड चेक कर लेते हैं। ये हो गया था, यही वाला पढ़ना। ठीक है, एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका में जीव द्रव्यों में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है, इसके केंद्र के साथ संलगित हो जाता है, जिसको सिनगेमी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? जाइगोट कोशिका की रचना होती है। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट समझते अपन। इधर देखो, ये कह रहा है कि जो अपन ने पढ़ा था ऐसे, और यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिका और अंड कोशिका। ये अंड कोशिका है और ये सिनर्जिड या सहायक कोशिका है। ठीक है, पराग नलिका आती है और किसके अंदर प्रवेश करती है? सहायक कोशिका के अंदर। किसके अंदर प्रवेश करती है? सहायक कोशिका के अंदर। और इस पराग नलिका के अंदर कितने होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। कितने? 2 नर युग्मक। 2 नर युग्मक होते हैं। ये पराग नलिका के द्वारा कहाँ चले गए? सहायक कोशिका में गए। अब इस सहायक कोशिका में से ये एक तो चला जाएगा यहाँ पे और एक चला जाएगा यहाँ। यहाँ पे क्या था? 2 केंद्रीय युग्मक थे और एक ये वाला आ गया। 2 नर युग्मक थे, इसमें से एक चला गया किसमें? अंड कोशिका में। ठीक है, ये और एक चला गया ये यहाँ। ठीक है, तो इस लाइन को वापस समझो। इसमें से एक नर युग्मक कहाँ चला जाता है? अंड कोशिका के पास में। कहाँ चला जाता है? अंड कोशिका के पास में। और क्या करता है? केंद्र के साथ संलगित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? सिनगेमी। क्या बोलते हैं? सिनगेमी। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, केंद्रक जुड़ के एक 2n बनाएगा, इसको बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं? सिनगेमी, इसको बोलते हैं सिनगेमी। ठीक है, जब अंड कोशिका के साथ में एक नर युग्मक जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं सिनगेमी। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है यहाँ पर? अब इसके अंदर जो अंड कोशिका थी, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो जुड़ गया। अब ये बन गया क्या? जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट, युग्म नज। क्या बन गया? युग्मनज। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नर युग्मक कहाँ? केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रकों, इन ध्रुवीय केंद्र को जो ये कोशिका है इसके साथ में इसकी ओर गति करता है और उससे संलगित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। क्या बनाता है? त्रिगुणित। ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे? तीनों मिलकर एक 3n त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बन जाएंगे? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, ये कितना होता है? 3n होता है। कितना होता है? 3n होता है। और इसको बोलते हैं PEN।
क्या कहते हैं, PEN, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। अब ये मत समझना कि ये इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं सर, हिंदी में और इंग्लिश में देखो कि हिंदी में मैंने बता दिया कि क्या है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ आ जाए कहीं पे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए इंग्लिश वाला भी ध्यान रखना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, PEN। आगे समझ में, इसके अंतर्गत 3 अगुणित केंद्र की सम्मिलित होते हैं और ये त्रिसलियन कहलाता है, वो कहता है सिनगेमी, और ये क्या कहलाता है, त्रिसलियन, ट्रिपल फ्यूजन, क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसलियन, जिसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, 3N का, PEN का फॉर्मेशन होता है, त्रिसलियन, ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिसलियन। आगे समझ में, देखो इसके अंदर क्या हुआ, एक बार वापस देख लेते हैं, समझाने वाली चीज को एक बार वापस। ठीक है, अब आया कोलन नलिका और साथ में लाया 2 नर युग्मक, कोलन नलिका आया, साथ में लाया 2 नर युग्मक आए इसके अंदर, ये फिलिफॉर्म ऑपरेटस है। अब दोनों में से एक जाएगा यहाँ इसके पास और एक जाएगा यहाँ। अब इन दोनों में से यहाँ क्या बना, एक 2N युग्म नज, जिसको जाइगोट बोलते हैं इंग्लिश में, और ये जब यहाँ आया और ये यहाँ क्या बना, 3N प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, क्या बना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये वाला डायग्राम समझ में आ गया होगा, देखो कि ये क्या सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका है, और ये 2 नर युग्मक आए और इसमें से एक इसके साथ में जुड़ गया जिसको त्रिसलियन बोलते हैं, ठीक है, ये सिनगेमी हो गया, ठीक है। उसके बाद में इससे क्या बना, 2N जाइगोट बन गया। अब इसके अंदर जब दूसरा वाला जो है नर युग्मक वो कहाँ चला गया, इस केंद्रीय जो सेंट्रल कोशिका है उसके अंदर जो केंद्रक है 2 उसके साथ में आया और जुड़ गया, क्या बना गया 3N, जिसको बोलते हैं क्या, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं। आगे समझ में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिसलियन, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। आगे समझ में, नेक्स्ट नेक्स्ट है इसके अंदर देखो कि जो भ्रूणकोश अपन पढ़ रहे हैं कि एक भ्रूणकोश में 2 प्रकार के सलियन, अभी अपन ने पढ़े 2 प्रकार के सलियन, जो भ्रूणकोश था, ठीक है, जो ये पूरा था, इसके अंदर कितने सलियन हुए, 2 सलियन, एक बीच में हुआ और एक अंड कोशिका के अंदर हुआ था, इसको त्रिसलियन बोलते हैं और इसको सिनगेमी बोलते हैं, ठीक है, स्थान लेते हैं। अतः इस घटना को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि पुष्पीय पादपों का एक अनूठी घटना है, मतलब मात्र पुष्पीय पादपों के अंदर ही ये घटना पाई जाती है। डबल फर्टिलाइजेशन एकमात्र ऐसा जो लक्षण है जो सिर्फ ये लक्षण सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है, पुष्पीय पादपों के अंदर पाया जाता है। त्रिसलियन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष, जो केंद्रीय कोशिका है वो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के अंदर चेंज हो जाती है। कैसे, देखो PEC अपने पढ़ा पहले, PEN ये हो गया प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, PEC ये क्या हो गया, प्राथमिक एंडोस्पर्म सेल्स, मतलब कोशिका, जो आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, भ्रूणपोष में।
पहले आपने पढ़ा था भ्रूण कोश, और ये वाला है वो क्या है, भ्रूण पोष। क्या है, भ्रूण पोष, पोषण देने वाला पोष, ऐसे याद रख सकते हो। पोष मतलब पोषण देगा, किसको देगा, भ्रूण को देगा, इसलिए ये भ्रूण पोष। ठीक है, जो कि भ्रूण पोष एंडोस्पर्म के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि जो युग्मनज है, जाइगोट है, वो किसके अंदर, एम्ब्रियो के रूप में विकसित होने लगता है। इसके अंदर अपन ने पढ़ा जो PEC है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म भ्रूण पोष, भ्रूण पोष मतलब भ्रूण पोष मतलब पोषण देने वाला, भ्रूण को पोषण देने वाला भ्रूण पोष में कन्वर्ट हो जाता है। और जो अपने युग्मनज यहाँ पर जो बना था, क्या बना था यहाँ पे बना था एम्ब्रियो, जो जाइगोट बना था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो कैसे होता है, यही पराग नलिका। ठीक है, पराग नलिका के अंदर क्या थे, नर युग्मक, नर युग्मकों में से क्या हुआ ये सहायक कोशिका थी, इस सहायक कोशिकाओं का ये जीवद्रव है, ये केंद्रक है। अब अंड कोशिका है, अंड कोशिका के अंदर क्या होगा, जब ये वाली अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका के अंदर एक नर युग्मक आएगा और दूसरा कहाँ चला जाएगा, इसके पास में, केंद्रीय कोशिका के पास में। अब देखो जो ध्रुवीय केंद्र है इसके अंदर क्या होगा, देखो नर युग्मक, देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये वाला जुड़ जाएगा किसमें, ध्रुवीय केंद्र के साथ में, और एक किसके साथ में जुड़ जाएगा, अंड कोशिका के केंद्र के साथ में। तो उस प्रकार से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक तो होगा युग्मनज का, जो क्या होती है 2n होती है, क्या होता है 2n, और दूसरा किसके साथ में जुड़े, केंद्रीय, जो पोलर न्यूक्लियर ध्रुवीय केंद्रक होते हैं दो, NN, उसके साथ में जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है, भ्रूण पोष, मतलब पहले निर्माण करता है PEN का, प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक का निर्माण करता है, जो कितना होता है 3n होता है, कितना होता है 3n होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट, ये तो हो गया क्या, फर्टिलाइजेशन। अपन ने 3 प्रोसेस पढ़ने थे, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। अपन ने निषेचन पहले पूर्व पढ़ लिया, उसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने, उसके बाद में अपन ने निषेचन डबल निषेचन पढ़ लिया। अब निषेचन पश्चात घटनाएं अपन पढ़ेंगे। निषेचन पश्चात घटनाएं, भ्रूणपोष अभी अपन ने पढ़ा कि कैसे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे भ्रूणपोष का निर्माण होता है और कैसे आगे जाकर सारे प्रोसेस होंगे वो अपन देखेंगे। ठीक है, भ्रूणपोष और भ्रूण का विकास, पहले खाना बनाएंगे तभी उस बच्चे को दे पाएंगे। देखो भ्रूणपोष क्या है, एक प्रकार से न्यूट्रिशन पोषण देता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो भ्रूणपोष है वो भ्रूण को पोषण देगा, तो पहले खाना बनाएंगे तभी तो भ्रूण को पोषण दे पाएगा। इसलिए पहले किसका निर्माण होगा, परिपक्व, पहले भ्रूणपोष बनेगा, उसके बाद में किसका, भ्रूण का आगे विकास होगा। ठीक है, बीजांड का परिपक्व होकर क्या बनाता है, बीज। बीजांड से क्या बनता, बीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजांड से क्या बनता है, बीज, क्या बनता है, बीज। और जो अंडाशय है वो क्या बनाता है, फल। अंडाशय क्या बनाता है, अंडाशय बनाता है फल। ठीक है, उसके बाद में देखो अब क्या पढ़ते हैं अपन, एंडोस्पर्म जो भ्रूणपोष है उसका निर्माण कैसे होता है, विकास कैसे होता है। देखो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है, जो प्राथमिक अभी अपन ने पढ़ा ना PEN PEC, ये करती है, ये कोशिका बार बार विभाजन करती है। एक त्रिगुणित भ्रूणपोष तक, ये क्या थी, 3n थी, की रचना करती है। कैसे, देखो जो अपन ने PEN पढ़ा वो क्या होता, 3n था, त्रिशल्यन के द्वारा उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो अब क्या होगा, वो बार बार विभाजन करेगी, तो एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनाएगी, क्योंकि एक कोशिका तो भोजन कैसे देगी, तो इसलिए बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, बहुत सारी कोशिकाएं बना के क्या बनाएगी, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, क्या बनाएगी, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, भ्रूणपोष कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरी होती है, क्या होती है, मतलब इसके अंदर फूड है बहुत सारा स्टोर्ड होता है। ठीक है, विकासशील भ्रूण को पोषकता के रूप में उपयोग में ली जाती है। ये चीज मैंने पहले ही बता दी कि जो भ्रूणपोष है उसका मतलब ही क्या है,
भ्रूण को पोषण प्रदान करना, इसलिए वो पहले विकसित हो जाती है और उसके अंदर फूड स्टोरेज होता है। उसके बाद में वो क्या करती है, भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के पीएन नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरदायी किस लिए होती है, केंद्र की विभाजन से। किससे, केंद्र की विभाजन से। मतलब पीईएन के अंदर पहले सबसे पहले बहुत सारे केंद्रक विभाजन होंगे, मतलब उसके अंदर एक केंद्रक से दो केंद्रक, तीन केंद्रक, चार केंद्रक, ऐसे बहुत सारे कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा, पहले क्या बहुत सारे केंद्रक निर्माण होगा। एक केंद्र के अंदर समसूत्री विभाजन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसे ऐसे होते जाएंगे, मतलब बहुत सारे केंद्र का फॉर्मेशन हो जाएगा। मुक्त केंद्र की, जिसको क्या कहते हैं, मुक्त केंद्र की रूप में पैदा करते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब मुक्त केंद्रक एंडोस्पर्म, मुक्त केंद्रक भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, मुक्त केंद्रक भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, मुक्त केंद्रक भ्रूणपोष। ठीक है, मुक्त केंद्रकियों की संख्या बहुत ही भिन्न होती है। ठीक है, इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और क्या करती है, अब इसके अंदर क्या होगा, किसी के अंदर तो क्या होता है, पूर्ण रूप से जो केंद्रक बन गया, उसके अंदर क्या बनेगा, उसके अंदर भित्ति बनने लग जाती है। उसके अंदर क्या होता है, आधा जो होता है वो जो केंद्र की भ्रूणपोष वही पड़ा रहता है और आधे के अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। भ्रूणपोष कोशिकाएं बन जाती है। अब क्या करते हैं, अब जो ये केंद्रक बने थे, अब उसमें क्या बन जाती है, कोशिका भित्ति। इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये पहले तो ये फ्री न्यूक्लियर था, मतलब इसके अंदर सिर्फ केंद्रक थे फ्री। अब इसके अंदर क्या होगा, कोशिका भित्ति बन जाएगी। इसमें देखो, एक कच्चे नारियल पानी, कोकोनट वाटर। अभी कोकोनट वाटर तो है, वो क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर। इसके अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर है। ठीक है, और इसकी जो साइड में व्हाइट कलर की होती है ना, वो कोशिका होती है। जो पानी पीते हैं अपन, नारियल पानी पीते हैं, वो होता है क्या, फ्री न्यूक्लियर भ्रूणपोष। और जो कोशिका होती है साइड में व्हाइट कलर की, वो होती है कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, एक मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष हजारों केंद्रकी से बना होता है, केंद्रकों से बना होता है। और इसके आसपास सफेद गुदा जिसको बोलते हैं, वो क्या, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। जैसे कि ऐसे नारियल होता है, ये वाला पोर्शन हो तो क्या हो गया, कोशिकीय एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और जो यहाँ पे पानी है, ये जो पानी है, नारियल पानी, ठीक है, पानी नहीं, नारियल पानी, ये नारियल पानी है, वो क्या है, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। क्या है, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है। और जो कोशिकीय भ्रूणपोष है, कोशिकीय भ्रूणपोष वो क्या है, ये व्हाइट कलर वाला, जो ये व्हाइट कलर वाला पोर्शन है, वो क्या है, केंद्र कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। ठीक है, आगे समझ में, जो नारियल अपन देखते हैं उसके अंदर जो पानी है वो क्या है, मुक्त केंद्र की, और जो व्हाइट कलर का पार्ट है वो क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। उसके बाद में देखो, अपन ने क्या बना दिया, भ्रूणपोष बना दिया। भ्रूणपोष किसके लिए बनाया, एम्ब्रियो के लिए बनाया। तो अब आगे पढ़ेंगे किसका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। भ्रूणपोष का डेवलपमेंट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है, भ्रूणकोश के बीजाणुद्वारी सिरे जो भ्रूण है वो भ्रूणकोश के बीजाणुद्वारी सिरे पर विकसित होता है। मतलब जो अपन ने पढ़ा था, ये भ्रूणकोश पढ़ा था, उसका जो बीजाणु द्वार होता है उसके आगे विकसित होता है कौन, भ्रूण विकसित होता है। ठीक है, जहां पर युग्मनज स्थित होता है। युग्मनज कहाँ बनता है, जो द्वार होता है वहां अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका के साथ नर युग्मक जुड़ता है, तो नर युग्मक जुड़ने के बाद में क्या, युग्मनज का निर्माण हुआ। कहाँ हुआ, जो अपन ने बीजांड का पढ़ा था उसके जो द्वार होता है वहां पर ही बनता है, इसलिए आगे का जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी वहीं बनेगा। ठीक है, अधिकतर युग्मनज तक विभाजित होते हैं और कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणकोश विकसित हो जाता है। अब देखो, पहले ही विभाजन करेंगे, परंतु जब भ्रूणकोश पूरा विकसित हो जाता है अधिकतर, उस कंडीशन के अंदर
क्या करता है, अब ये विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, इसलिए अब भ्रूण आगे ग्रोथ करेगा, विकास करेगा, क्योंकि अब उसको फूड देने वाला मिल चुका है। ठीक है, यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। क्यों? क्योंकि भ्रूणपोष था यहाँ, वो पूरा डेवलप हो गया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको पोषण प्रदान कर सकता है। ठीक है, बीज में व्यापक भिन्नता होती है। अब देखो, भ्रूण पढ़ लिया, अब क्या अपन देखते हैं प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, बीज बनते हैं। ठीक है, अब देखो बीज होता है वो तो दो प्रकार का हो सकता है। बीज या तो क्या होगा, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, दो प्रकार के बीज पाए जाते हैं। देखो, यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में प्राथमिक अवस्था में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों के समान होती है। मतलब जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और जो बीज बनने की प्रोसेस है उसके अंदर जो प्राथमिक अवस्था है वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में एक जैसी होगी। बाद में कुछ चेंजेस आएंगे, द्विबीजपत्री के अंदर द्विबीजपत्र बनेंगे, एक बीजपत्री के अंदर एक बीजपत्र बनेगा, ऐसे करके चेंजेस आते हैं। परंतु जो प्रारंभिक अवस्था है वो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों की एक समान होती है। ठीक है, फिर युग्मनज प्राकुण प्रो एम्ब्रियो के रूप में वृद्धि करता है। क्या करता है, प्रो एम्ब्रियो के रूप में वृद्धि करता है। इसके सापेक्ष ही ये क्या अलग अलग स्ट्रक्चर, पहले गोलाकार बनेगा, फिर हृदयाकार बनेगा, उसके बाद में परिपक्व भ्रूण की वृद्धि होती है। डायग्राम देखो, डायग्राम से समझाता हूं, ये वाली लाइन देखो, ये क्या है, युग्मनज। यहाँ डायग्राम बना तो दिख नहीं रहा हो तो देखो, पहले युग्मनज था। ठीक है, अब क्या करेगा, ये दो कोशिकाओं में ऐसे विभाजित हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले गोलाकार था, उसके बाद में ये हृदयाकार शेप में आएगा। देखो, ये निलंबन है, दोनों को अलग कर रहा है। सबसे पहले गोलाकार अवस्था में, उसके बाद में ये देखो अब क्या बन रहा है, हृदय का शेप बनेगा ऐसा, उल्टा दिल के जैसा। ठीक है, हृदय का शेप बन गया, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, परिपक्व भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले क्या, गोलाकार, सापेक्षिक गोलाकार, मतलब एकदम पूर्ण गोले के रूप में नहीं होगा बट गोले जैसा होगा। ठीक है, उसके बाद में एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होगा, उसके बाद में और थोड़ा ग्रोथ करेगा, उसके बाद में क्या होगा, हृदय का शेप ले लेगा। ये नीचे से देखो ऐसे हृदय का शेप ले लिया, उसके बाद में पूर्ण रूप से एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है, जिसके अंदर क्या बन जाएंगे, बीज पत्र बन जाएंगे, मूलांकुर बन जाएगा, प्रांकुर बन जाएगा। इस प्रकार से परिपक्व भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। एक बार वो वाली चीज वापस देख लो, जो भ्रूण है वो कैसे विकास होता है। सबसे पहले तो एक चीज देख लो कि इसके अंदर बीज है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, आगे जाकर अलग होते हैं, परंतु उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है वो क्या होती है, एक जैसी ही होती है, सेम रहती है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगा कि देखो दोनों प्राथमिक अवस्थाएं सेम रहेगी यहाँ तक, उसके बाद में आगे थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे और लास्ट में देखना यहाँ पे द्विबीजपत्री के अंदर दो बीज पत्र होंगे और एक बीजपत्री के अंदर एक बीज पत्र होता है। कैसे कैसे प्रोसेस होती है, पहले गोलाकार होता है, उसके बाद में हृदयाकार, उसके बाद परिपक्व भ्रूणपोष में वृद्धि करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब देखते हैं द्विबीजपत्री। अपन ने देखा कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दो टाइप के बीज बनते हैं, परंतु प्रारंभिक अवस्था में दोनों समान होते हैं और एंड में जाके क्या हो जाते हैं, दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो कैसे बनते हैं वो अपन देखते हैं। देखो, इसमें एक भ्रूणीय अक्ष क्या होता है, भ्रूणीय अक्ष
एक होता है एम्ब्रियोलर एक्सिस जो कि क्या बनाता है, और दो बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं? दो बीज पत्र। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो बीज पत्र होते हैं। किसके अंदर? इस बीज के अंदर कितने होते हैं? दो बीज पत्र और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम के अंदर देखो, एक ये वाला बीज पत्र है और एक ये वाला बीज पत्र है। ये दोनों क्या हो गए? बीज पत्र। और जब इसको मैं ऐसे मुड़ा हुआ था, इसको अपन ऐसे सीधा कर दें, ठीक है, तो ये वाला जो दोनों ये क्या हो गए? बीज पत्र। और ये वाला पोर्शन है ये क्या हो गया? प्रांकुर। क्या हो गया? प्रांकुर। ठीक है, और देखो ये दोनों बीज पत्र को जोड़ा हुआ है तो ये इसको बोलते हैं बीज पत्राधार। क्या बोलते हैं? बीज पत्राधार। ये मैंने डायग्राम ऐसे ही समझाने के लिए बनाया, ठीक है। ये वाला डायग्राम ध्यान रखना, इसको मैंने बस ऐसे कर दिया है, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या होगा? मूलांकुर। क्या होगा? मूलांकुर। और मूलांकुर के आगे एक मूल गोप होता है जो उसको मूलांकुर को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। बीज पत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष का भाग क्या कहलाता है? एपिकोटाइल। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो एपिकोटाइल। आपने देखा होगा जब प्लांट है जैसे बीज होता है ऐसे निकलता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या होगा? एपिकोटाइल। जो प्रांकुर या क्या बनाता है? क्या बनाता है? स्टेम टिप। ये क्या बनाएगा? स्टेम टिप, जो जाकर समाप्त होता है। तो ये क्या हो गया? बीज पत्रों परिक। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? बीज पत्रों परिक, ठीक है। और जो नीचे होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल। बीज पत्राधार। क्या कहलाता है? बीज पत्राधार। जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा? बीज पत्राधार। ठीक है, ऊपर वाला एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। ये एपिकोटाइल इंग्लिश में बोलते हैं, नीचे वाला हाइपो, ठीक है। बीज पत्रों के स्तर के नीचे बेलनाकार भाग होता है और जो कि मूलांकुर, ये नीचे ये वाला पोर्शन है क्या? मूलांकुर या मूल शीर्ष या रूट टिप पर समाप्त होता है। अब देखो सारी पॉइंट अपन ने पढ़ लिया, अब मैं समझा देता हूं कि ये एक है और ये बीज पत्र है मेरे हाथ। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या? प्रांकुर पर जाकर खत्म होता है। मतलब जो सूट होती है, मतलब तना होता है, उसके शीर्ष पर जाकर खत्म होता है। ये वाला पोर्शन कहलाता है एपिकोटाइल। क्या कहलाता है? एपिकोटाइल। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है जहां रूट का फॉर्मेशन होता है, तो रूट टिप के ऊपर जाकर जो खत्म होता है, और ये वाला जो पोर्शन है क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल कहलाता है। क्या? हाइपोकोटाइल कहलाता है, ठीक है। आगे समझ में? जो मूल शीर्ष है उस पर क्या होती है? मूल रूट कैप होती है, ताकि जब ये पौधा है रूट है वो किसके अंदर जा रही है? जमीन के अंदर जा रही है, तो जो जड़ है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, कैप लगी हुई रहती है, उसको बोलते हैं रूट कैप कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे एक बीजपत्री भ्रूण। देखो ये किसमें द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाएगा। और एक बीजपत्री किसमें? एक बीजपत्र किसमें पाया जाएगा? मोनोकोटाइल या एक बीजपत्री पादपों में पाया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है मेन चीज? इसके अंदर जो बीज पत्र है वो एक ही होता है। इस डायग्राम में आपको कहीं बीज पत्र दिख रहा है? इसके अंदर जो बीज पत्र है वो यही है, जिसको एक स्पेशल नाम दिया गया है स्क्यूटेलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि एक बीजपत्री
पादपों के बीज पत्र को क्या कहा जाता है या क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है स्कूटेलम। क्या नाम है? स्कूटेलम। ठीक है, घास परिवार में बीज पत्र को प्रसल्क, प्रसल्क। अब बोलोगे कि सर आप हिंदी इंग्लिश साथ में क्यों पढ़ाते हो? देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है हिंदी में, फिर भी देखो स्कूटेलम लिखा हुआ है जो एक इंग्लिश शब्द है, और यहाँ पे लिखा है हिंदी प्रसल्क। इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश के वर्ड साथ में पढ़ने चाहिए ताकि आगे भी आपको फायदा मिलेगा इससे। ठीक है, प्रसल्क स्कूटेलम कहते हैं। यह भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व की ओर स्थित होता है। किसके साइड में? ये भ्रूणीय अक्ष है, इसके पार्श्व में स्थित होता है, साइड में स्थित होता है। ठीक है, इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष के मूलांकुर और मूलगोप मूल, ठीक है, मूलगोप मूलांकुर चौल एक बिना विभेदित परत के आवर्तित रहता है। मतलब कि इसके पोर्शन के नीचे वाली साइड में यहाँ पे क्या है? एक मूलांकुर है जो एक मूलगोप द्वारा और मूचोल द्वारा ऐसे ढका हुआ रहता है। ठीक है, ये वाली लाइन वापस देखो कि जो भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व की ओर स्थित होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद में इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में ये जो भ्रूणीय अक्ष है इसमें मूलांकुर और मूलगोप मूलचोल एक बिना विभेदित परत से आवृत रहता है। मतलब जो ये मूलांकुर है और मूलगोप है वो किसके द्वारा? एक मूलांकुर चोल द्वारा बिना विभेदित आवर्तित रहता है, मतलब ढका हुआ रहता है। ठीक है, स्क्यूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को क्या कहते हैं? बीज पत्रोपरिक। मतलब ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? बीज पत्रोपरिक कहते हैं। अपन ने पढ़ा था द्विबीजपत्री में ऐसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी जो ये बीज पत्र साइड में ऐसे है तो ये जो एक्सिस है इसकी जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? बीज पत्रोपरित या एपिगोटाइल। इसलिए क्या निकलता है? प्ररोह निकलता है। क्या निकलता है? प्ररोह शीर्ष। ठीक है, ये वाला चीज। और साइड में कुछ कलियां भी निकली होती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रांकुर चौल कहते हैं। जो इसके ऊपर शीर्ष प्रांकुर चौल, मूलांकुर चौल कहाँ था? नीचे। प्रांकुर चौल क्या होगा? प्रांकुर के ऊपर, मतलब ऊपर वाली साइड में। ठीक है, कोलेप्टाइल कहते हैं जिसको। ठीक है, उसके द्वारा आवर्तित रहता है। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है ये प्रांकुर चौल है, इसको आवर्तित कौन रखेगा? प्रांकुर चौल। और जो मूल है उसको नीचे वाले को कौन आवर्तित रहेगा? मूलांकुर चौल। ये थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड है और थ्योरी है, इसके अंदर समझाने का कुछ भी नहीं है, फिर भी डायग्राम देखोगे ये इजीली याद हो जाएगा। इसमें देखो यही है कि एक एक्सिस होता है, अक्ष होता है, और यहाँ पे एक बीज पत्र है साइड में। अब ये अक्ष के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर अपन, तो जो ये तो यहाँ पे क्या हो गया? अब पादप का ऊपर वाला भाग है तो प्ररोह शीर्ष है, नीचे वाला भाग है तो मूलांकुर है। तो अब उसमें प्ररोह शीर्ष में जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? प्रांकुर चौल। प्रांकुर चौल। नीचे जो रूट है तो रूट के अंदर क्या होगा? सबसे पहले मूलांकुर होगा जिसे मूल निकलेगी, फिर मूल गैप होगा, उसके बाद में मूलांकुर चौल जो इसको ऐसे ढका हुआ रहेगा। प्रांकुर चौल ऊपर वाले को ढका रहेगा, ऊपर वाले को एपिकोटाइल बोलेंगे, नीचे वाले को हाइपोकोटाइल बोलेंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी है, थ्योरी पार्ट है, पूरा समझने का कुछ नहीं है। डायग्राम देखो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ये सारा समझ में आ गया होगा पूरा डायग्राम। डायग्राम को समझो वापस एक बार। ये स्क्यूटेलम है। स्क्यूटेलम क्या है? ये वाला पार्ट जो अंदर वाला पार्ट है ना ये। ठीक है, स्क्यूटेलम है, और इसको ये क्या है? बीज पत्र है। क्या है? बीज पत्र। ठीक है, ये प्ररोह शीर्ष है, ये वाला प्ररोह शीर्ष, और इसको ऊपर ढका हुआ है, इसको बोलते हैं प्रांकुर चौल। क्या कहते हैं? प्रांकुर चौल। ये एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल, और नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये मूलांकुर है नीचे वाला पार्ट, और ये इसको ढके हुए मूल गोप है, और इसके बाहरी सबसे आवरण है जो आवर्तित है उसको क्या बोलते हैं? मूलांकुर चौल कहते हैं। आ गया होगा समझ में सबको? जिसको जो चीज समझ में नहीं आए कमेंट करके आप पूछ लेना। ठीक है, अब आता है, अपन ने पढ़ा था कि बीजांड से क्या बनता है? बीज। बीजांड से बनता है बीज, और ओवेरिज अंडाशय से क्या बनता है? फल। ठीक है, तो बीजांड से बीज कैसे बनता है वो देखेंगे कि
बीज फलों के अंदर उत्पन्न एक निश्चित बीजांड है। यह लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है। मतलब यदि लैंगिक जनन होगा तो ही बीज का निर्माण होता है मोस्टली। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी भी देखोगे जिसके अंदर नहीं होता, बट मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो, और ये एक अंतिम परिणाम है, मतलब लास्ट प्रोडक्ट है क्या, बीजांड से बीज बनना। बीज फलों के अंदर उत्पन्न होता है, हमने भी देखा है बीज फलों के अंदर ही उत्पन्न होता है। फल जब खाते हैं अपन उसके अंदर बीज निकलते हैं, उसी प्रकार से यह लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है। इससे बीज आवरण, जो कोटिलिडस, जो बीज पत्र, जो बीज है, अपन देखते हैं ना, ऐसे चने का बीज है मान लो, तो ये लेयर होती है ऐसे ऊपर, खोल जिसको बोलते हैं अपन, जब चने को मतलब भिगो के फिर ऊपर से छिलका होता है, उसको बोलते हैं बीजावरण। ठीक है, एक भ्रूणीय अक्ष, एक ये भ्रूणीय अक्ष होता है, अपन ने देखा था, जैसे कि ये बीज पत्र है तो ये अक्ष, ये एक्सिस है, इसको क्या बोलेंगे, भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रियो एक्सिस कहा जाएगा, क्या, एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, भ्रूण का बीज पत्र एक सरल प्राय आरक्षित आहार भंडार, मतलब इसके अंदर क्या होता है, फूड होता है, क्या होता है, फूड, आरक्षित आहार भंडार होता है, ताकि इस बीज को संरक्षित कर सके आराम से, और इस कारण फूली हुई स्थूल होता है। मतलब अपन देखा है चने, जो चना होता है, चने की दाल देखी है ना, जो दो होते हैं वो भी दोनों बीज पत्र होते हैं। ठीक है, तो अब वो देखो कितने फूले होते हैं। मटर देखो, मटर के अंदर दो बीज पत्र होते हैं, आपस में ऐसे जुड़े हुए, फिर अलग कर देते हैं अपन, वो क्या होता है, फूले हुए होते हैं, वो बीज पत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है लेग्यूम्स के अंदर। परिपक्व बीज दो प्रकार के होते हैं। परिपक्व बीज दो प्रकार के कैसे कैसे होते हैं, एक के अंदर क्या होगा, जो अभी अपन ने भ्रूणपोष पढ़ा था, क्या पढ़ा था, भ्रूणपोष। कुछ ऐसे होंगे बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होगा, मतलब कंप्लीटली यूज हो गया होगा। ठीक है, इस कंडीशन के अपन देखते हैं जो अभ्रूणपोषी होते हैं। अभ्रूणपोषी पादप कौन से होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स है, उसके अंदर देखो अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, मतलब उसके अंदर भ्रूणपोष बिल्कुल बचा हुआ नहीं होता है, जो भ्रूण के विकास के टाइम में पूरा यूज हो जाता है। ठीक है, उपयोग में कर लिया जाता है। एग्जाम्पल इसके मटर, मूंगफली, सेम, ये सब लेग्यूम प्लांट्स है। इसके अंदर क्या होता है, भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसको अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। इसके अंदर देखो क्या होता है, इसमें जो अवशिष्ट, मतलब जो बचा हुआ भ्रूणपोष है वो नहीं रहता है, पूरा यूज हो जाता है किसमें, भ्रूण के विकास के अंदर यूज हो जाता है, इसलिए इसके अंदर बिल्कुल भी भ्रूणपोष उपस्थित नहीं रहता है। और इसका एग्जांपल है मटर, मूंगफली, सेम। मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट होते हैं द्विबीजपत्री पादप होते हैं मोस्टली। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे, मोस्टली अपवाद होते हैं, बट सारे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ के अंदर ऐसा भी होगा जिसके अंदर उपस्थित होगा, बट मोस्टली जो डाइकोट प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज में क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सीड। इसके में क्या होता है, भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, भ्रूण विकास के दौरान पूर्ण रूप से इसका उपयोग नहीं हो पाता है। और ये इसके एग्जाम्पल है मोनोकोट प्लांट्स होते हैं मोस्टली, गेहूं, मक्का, बाजरा, नारियल, अरंडी। इसके अंदर डाइकोट प्लांट है, फिर भी इसके अंदर क्या होता है, भ्रूणपोष उपस्थित होता है। ये एक द्विबीजपत्री पादप है, इसके कारण फिर भी इसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल इसके याद रखने हैं कि जो अभ्रूणपोषी पादप है, अभ्रूणपोषी बीज है, जिसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता, मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट्स, उसके अंदर एग्जांपल देख लो मटर, मूंगफली, सेम आदि। और भ्रूणपोषी पादप जिसके अंदर क्या होता है, भ्रूणपोष उपस्थित होता है, जो भ्रूण है वो कंप्लीटली इसका यूज नहीं कर पाता है, उसके एग्जाम्पल आपको मोनोकोट प्लांट, एक बीजपत्री पादप मोस्ट ऑफ पाए जाएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डाइकोट भी होते हैं, जो गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंडी जो एक डाइकोट प्लांट है, और नारियल आदि। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट कर देना। बीजांड से बीज अब देखो कभी कभार कुछ बीज ऐसे, जैसे कि कुछ बीज ऐसे होते हैं उसके अंदर क्या, अपन ने न्यूक्लियस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस बीजांड के अंदर। बीजांड काय होती है ना, बीजांड के अंदर जो बीजांड पढ़ा था अपन ने ऐसे, उसके अंदर बीच में जो सेल्स होती है बहुत सारी,
ठीक है, जिसके अंदर बाद में अपन मादा युग्मोद्भिद का निर्माण हुआ था। तो ये न्यूक्लियस बच जाता है कुछ कुछ के अंदर। जब ये न्यूक्लियस बच जाता है, बीजांड काय जिसको बोलते हैं शेष रह जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं परिभ्रूणपोष। क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म किसको बोलते हैं? जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस या बीजांड काय, बीजांड काय बच जाता है, ये वाला पोर्शन है वो बच जाता है, तो उसको बोलते हैं परिभ्रूणपोष कहा जाता है, परिभ्रूणपोष कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो इसकी, काली मिर्च आपने देखी होगी चाय वगैरह के अंदर डालते हैं वो, और चुकंदर। काली मिर्च और चुकंदर के अंदर ये पाया जाता है, काली मिर्च और चुकंदर के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षात्मक आवरण बनाता है। अभी अपन ने पढ़ा, तो बीज है उसके जो साइड में, चारों साइड में क्या बनता है? बीजांड आवरण बनता है वो। ठीक है, जो बीज है वो, उस बीज के ऊपर जो ऊपर खोली होती है, मतलब जो जिसको अपन छिलका बोलते हैं, छिलका वो पार्ट है, उसको बोलते हैं बीजांड आवरण। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा छेद भी होता है जिसको अंकुरण में सहायता मिलती है। कैसे? बीजांड द्वार जिसको बोलते हैं। बीज अंकुरण के समय इसमें ऑक्सीजन जल प्रवेश में सुगम बनाता है। इसके इस छिद्र से ही जल और ऑक्सीजन अंदर जाता है और बीज अंकुरण में सहायता करता है, जिससे कि बीज अंकुरित हो जाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, उसके अंदर जल की मात्रा घटने लग जाती है, जल घटने लग जाता है। पूर्ण रूप से शुष्क नहीं होता है बीज, कभी भी पूर्ण रूप से शुष्क हो जाएगा तो मर जाएगा, परंतु ये जल की मात्रा कम होने लग जाती है। बीज अपेक्षाकृत शुष्क 10 to 15%, मतलब शुष्क होने लग जाता है, अपन कंप्लीटली शुष्क नहीं होता है। ठीक है, फल स्वरूप सामान्यतः चयापचय नहीं, उपापचय, उपापचय या चयापचय, उपापचय क्रिया है वो क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती है। उपापचय क्रिया मेटाबॉलिक कंडीशन है जो वो धीमी पड़ जाती है, इसका मतलब एनर्जी का कम यूज होता है वो। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश करता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रसुप्ति या डोरमेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसुप्ति या डोरमेसी कहा जाता है। डोरमेसी क्या होता है? जब कोई चीज है वो स्लो हो जाएगी, बिल्कुल निंद्रा की अवस्था में चली जाएगी, उस कंडीशन में बहुत ही कम एनर्जी का यूज होगा, उसको बोलते हैं डोरमेसी। प्रसुप्ति की अवस्था में चली जाएगी, उस कंडीशन में क्या एनर्जी की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो उपापचय जो मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर जैसे पाचन क्रिया होती है वैसे इनके अंदर भी वो सारी प्रोसेस धीरे पड़ जाएगी, जल की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, यदि अनुकूलन परिस्थितियां उपलब्ध होगी, फिर बाद में देखो जब अपन देखते हैं ना, पानी जो बीज है उसको अपन पानी में डालते हैं, खेत में जब बोते हैं तब क्या अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर जो बीज है वापस अंकुरित अवस्था में चला जाता है। देखो, पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान वगैरह सब मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर जो बीज है वो वापस अंकुरित हो जाएगा और उस बीज से क्या निकलने लग जाएगी? ऐसे अंकुर निकलने लग जाता है और जमीन से वो ऐसे बाहर निकलता है। ठीक है, आगे समझ में? ऐसे छोटी सी निकलता है ना बीज है ये जमीन से, ये क्या हुआ? किस कंडीशन में निकलेगा? जब इसको अनुकूलतम वातावरण मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर बीज क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है और उससे क्या निकल जाता है? अंकुर निकल जाता है। ठीक है, और जड़े भी। एडवांटेज ऑफ सीड, मतलब सीड के क्या फायदे हैं? देखो, सीड के बहुत फायदे हैं, मतलब एक पादप को कहीं एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पे बोना है तो सीड बहुत फायदेमंद है। अपन पूरे पेड़ को तो नहीं ले जा सकते बड़े से, परंतु यदि सीड को ले जाएं और बो दें, दूसरी कंडीशन में अपन सीड्स, बहुत सारे सीड्स से खाने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए यूज में लेते हैं, बाजरा, गेहूँ, चावल ये वगैरह सब। ठीक है, और एक से आगे आगे की जननी जो संतति वो बनाते हैं, किससे बनाते हैं? सीड से ही तो बनाते हैं। इस प्रकार से परागकण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है। बीज की रचना काफी निर्भरतापूर्ण है, मतलब जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, बाहर का वातावरण वगैरह कैसा, परागकण वगैरह, उसके अकॉर्डिंग ही बीज का निर्माण होता है। बीज की रचना काफी निर्भरतापूर्ण है, सेमी लाइन है। इसके साथ ही बीज नए प्रवासियों में प्रवासन हेतु बेहतर, मैंने आपको बताया कि एक जगह से दूसरी जगह यदि अपने को किसी प्लांट को बोना है या कुछ करना है, उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे? बीज ही हमारे लिए बेहतर अनुकूलन रणनीतियों में युक्त होते हैं। प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करता है, मतलब
यहाँ पर कोई प्लांट है, इस खेत में बोया जा रहा है मान लो यूपी के अंदर बोया जा रहा है, अपने को एमपी में बोना है ले जाके, तो बड़े से प्लांट को तो नहीं ले जाएंगे, इसकी जगह इसके सीड ले जाएंगे यहाँ पर, यहाँ ले जाकर बो देंगे, इसको क्या हुआ एक जगह से दूसरे स्थान। ठीक है, इसमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडारित रहता है जो अल्प वयस्क नवोदित तक पोषण। अब देखो इसके अंदर फूड स्टोरेज रहता है, इसलिए अपन फूड अपने फूड के अंदर ही अपन यूज करते ही है ना, गेहूं चावल वगैरह सब यूज करते हैं। और दूसरी बात, यदि प्लांट है, छोटा प्लांट है, अब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, उस कंडीशन के अंदर भी बीज पत्र के अंदर भूण जो पोषण वो संग्रहित रहता है, वो उसको मिल जाता है जब तक वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। ठीक है, स्वयं प्रकाश संश्लेषण ना कर सके। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। अब अपने को पता है जो बीज आवरण होता है, जो अपन देखते हैं बीज के ऊपर एक कोटिंग होती है, उसको बोलते हैं बीज आवरण, वो क्या करता है, उसको संरक्षण प्रदान करता है, मतलब उसको सिक्योरिटी प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन वंशीय संपन्न पैदा करता है। अब देखो लैंगिक जनन से हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर नए नए करेक्टर आएंगे, विभिन्नताएं आएंगी। ठीक है, वो सब भी बीज में देखने जाएगी। अब और वापस अगले बीज को बोएंगे तो उससे और नई विभिन्नताएं आएगी। ठीक है, जो विविधता रूप ले लेते हैं। ठीक है, बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण और प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बीज सूखे नहीं तो, जो यदि भीगा हुआ है और बिल्कुल ड्राई नहीं हो रहा है, मतलब वो ड्राई नहीं हो रहा है, तो उसको अपन भंडारित नहीं कर सकते। इसलिए उसके अंदर जो ये कंडीशन है, मतलब ड्राइनेस होने की, मतलब धीरे धीरे पानी की मात्रा कम होने की, उसके बाद में भी वो जब वापस अंकुरित हो जाने की, ये कंडीशन है बहुत अच्छी। इसके कारण अपन के बहुत सारे बीजों को बहुत लंबे टाइम तक मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, प्रसुप्ति मतलब उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन वो स्लो पड़ जाती है, जैसे वापस अंकुरण की कंडीशन मिलती है, वापस अंकुरण, जिससे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि देखो अपन सीड गेहूं वगैरह को स्टोर नहीं कर पाते और मार्केट में नहीं आ पाता, यदि गीला ही रह जाता और उसको आता खराब हो जाता, तो अपन स्टोर नहीं कर पाते, इतने सबकी खाने की आपूर्ति नहीं हो पाती यदि बीज स्टोरेज वाला सिस्टम नहीं होता तो। ठीक है, आगे मौसम के लिए फसल के रूप में, अब देखो वही बीज जब अपन ने यूज किया, खाने के लिए यूज किया, जो बचा था नेक्स्ट ईयर जब बारिश हुई अपन ने वापस उसको खेत में बो दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, वापस उसे प्लांट मिल जाएंगे अपने को। यदि बीज स्टोरेज ही नहीं होता, एक साल के अंदर स्टोरेज नहीं कर पाते, तो आगे वाले प्लांट कैसे बो पाते। इसलिए जो बीज है स्टोरेज महत्वपूर्ण है और ये बीज के फायदे हैं। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे भी बीज होते हैं जो क्या करते हैं कि एक टाइम के बाद में आगे फिर अब उसको आप बोओगे तो उससे प्लांट उत्पन्न नहीं होता है, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो हजारों टाइम तक भी पड़े रहते हैं, जब उसको अनुकूलन परिस्थितियां मिले वो वापस क्या करेंगे, अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में खो देते हैं, बहुसंख्य प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवन समृद्ध जाते, कुछ के थोड़े टाइम में खत्म हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत टाइम, मतलब हजारों वर्षों तक ऐसे रह जाते हैं। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। एक प्राचीन बीज जिसको बोलते हैं ल्यूपाइन, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना। ठीक है, ल्यूपाइन जो कहाँ है, ल्यूपिनस आर्कटिकस से मिला था। कहाँ से मिला था, जो आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। ठीक है, और ये अनुमानित रिकॉर्ड कितने वर्ष, 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष पुराना है। ठीक है, 10,000 वर्ष पुराना है। प्रसूति के बाद बीज अंकुरण, मतलब उसके बाद में भी जब इसको ये मिला और इसको अंकुरित किया गया तो ये अंकुरित हो गया, जो फेवरेबल कंडीशन, अनुकूलित वातावरण दिया गया उस कंडीशन के अंदर ये हो गया। ठीक है, नाम क्या है, लुपाइनस आर्कटिकस। हाल ही में एक रिकॉर्ड में 2000 वर्ष पुराना कोई खजूर है जिसको फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा बोलते हैं, खजूर है वो, उसकी जो बीज है वो भी जननक्षम था, मतलब उसको जब अपन ने अंकुरित वातावरण में डाला तो वो भी अंकुरित हो गया, फोएनिक्स। ठीक है, नाम ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। मृत सागर में महल की जो खुदाई हो रही थी वहां पे, उस कंडीशन के अंदर अपने को सीड्स मिला, जो खजूर का बीज है वो 2000 वर्ष पुराना था, इसको भी वातावरण कंडीशन में, जो अनुकूलित वातावरण कंडीशन के अंदर जब डाला तो ये अंकुरित हो गया। ठीक है,
आगे अपन इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपको कमेंट के अंदर उसके जवाब लिखने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पराग कण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 1 मादा युग्मकोद को, ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी नर युग्मकोद्भिद को, नर युग्मकोद्भिद को। ऑप्शन सी बीजाणुद्भिद को। फोर परागकोश को, ठीक है। जो परागकण है वो किसको प्रदर्शित करता है, मैंने बार बार बताया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी बहुत लोग गलत करते हैं। और बोर्ड में ये इजी क्वेश्चन से आते हैं जो पहले तो जब पढ़ते हैं उस टाइम तो इजी लगते हैं, बाद में थोड़े टाइम बाद में भूल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ही हार्ड बन जाते हैं। जो परागकण है वो किसको प्रदर्शित करता है, मादा युग्मकोद्भिद को, नर युग्मकोद्भिद को, बीजाणुद्भिद को और या परागकोश को। इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि एक क्वेश्चन का आंसर क्या है, ABCD, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन लिखिए, जो परागकोश है, आपने पढ़ा था परागकोश में जो अंतःस्तर था उसका प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, आज मैं ऐसे लिखवा रहा हूं, आगे से इसको प्रिंटेड फॉर्म में लेके आएंगे, ऐसे स्लाइड के फॉर्म में, ताकि आपको आसानी होगी, ठीक है। यांत्रिक सहारा देना, पोषण देना, स्फुटन में सहायता करना या संग्रहण करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, परागकोश में अंत स्तर जो होती है, जो अपन ने 4 लेयर पढ़ी थी, उसमें से कि जो अंत स्तर होती है वो क्या, एंडोथीसियम जो होती है वो क्या करती है, यांत्रिक सहारा देती है, पोषण देती है, स्फुटन देती है या संग्रह का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आज। ये क्वेश्चन है एक, थर्ड क्वेश्चन जो अभी अपन ने पढ़ लिया, अभी पढ़ा है वैसे। न्यूसिलस हिंदी में जिसको बोलते हैं बीजांड काय, बीजांड काय कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए कोशिका में, बी पराग कणों में, सी बीजांड में, 4 पत्ती में। तो आपको ऐसे आंसर देने हैं
कि जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पाया जाता है, कोशिका में, परागकणों में, बीजांड में या फिर पत्ती में। तो 3 क्वेश्चन दिए मैंने आज आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ABCD जो भी है उसका आंसर लिखना है, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, नेक्स्ट टर्न के अंदर अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में इसके कम से कम 15 से 20-25 क्वेश्चन इसके करेंगे अपन MCQ वाइज, और बोर्ड के हिसाब से भी आपके जो NCERT के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस आप लोग करना उसके बाद में, और MCQ इसमें साथ में मैं कवर कर लूंगा। और जो चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे नर युग्म उद्भिद, मादा युग्म उद्भिद में अंतर बताइए वगैरह, वो ऐसे क्वेश्चन भी उसके अंदर होंगे, और वो भी मैं कवर कर पाया तो मैं नेक्स्ट टर्न में कवर कर लूंगा। थैंक यू बच्चों।